हेलो बच्चों, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे। और दिल्ली का मौसम तो आप सभी देख ही रहे हैं, कभी बारिश, कभी भयंकर गर्मी, और इस तरह चल रहा है। बट उसी बीच हमारी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। आज जिस टॉपिक की बात मैं करने जा रहा हूँ वो है 1857 का रिवॉल्ट। एक ऐसी घटना जिसने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिला कर रख दिया, जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि हम इंडियंस ये भी कर सकते हैं। लेकिन जो रिवॉल्ट हुआ उसके पीछे कारण क्या था, क्या वजह थी वो रिवॉल्ट हुआ? ऐसी क्या ही वजह आन पड़ी कि हम शांत इंडियंस को ब्रिटिश के अगेंस्ट में आर्म्स उठाने पड़े? ऐसी क्या वजह थी? उन वजह के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और हमारे कई हिस्टोरियंस और कई हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने इसे कई नामों से बोला, कई नामों से पहचाना, कई नाम दिए। जैसे उन्हीं में से हमारे एक फ्रीडम फाइटर थे जिनका नाम था वीर सावरकर। उन्होंने 1857 के रिवॉल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से दिया। अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर, कॉज ऑफ 1857 रिवॉल्ट। अब जैसे हर युद्ध के पीछे, हर वॉर के पीछे, हर रिवॉल्ट के पीछे कोई ना कोई वजह होती, कोई ना कोई कारण होता है। ऐसा क्या ही कारण, ऐसी क्या ही वजह रह गई, अंग्रेजों ने ऐसा क्या ही कर दिया हमारे साथ कि हमें वो हथियार उठाने पड़े उनके खिलाफ। चलिए शुरू करते हैं 1857 के रिवॉल्ट और उसके कॉजेस। जैसे आप देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड पे 1857 रिवॉल्ट के कई कारण थे। उनमें से कुछ इकोनॉमिक कारण थे, कुछ पॉलिटिकल कारण थे, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कारण थे, कुछ सोशल रिलीजियस कारण थे, कुछ ऐसे कारण थे जो बाहरी इन्फ्लुएंस थे, और कुछ ऐसे कारण थे जो हमारे उस समय के सेपॉइस थे जो कि ब्रिटिश आर्मी में हुआ करते थे, उन्होंने किए, जो जिनके वजह से ये रिवॉल्ट और बड़ा हो पाया। सबसे पहले हम शुरू करेंगे इकोनॉमिक कारण। आप सभी को पता है इकोनॉमिक कितनी बड़ी वजह हो सकती है किसी भी रिवॉल्ट के लिए, क्योंकि बिना पैसे, बिना करेंसी, बिना पैसों के कोई भी चीज नहीं चलती। जिस तरह से ब्रिटिश हमारे यहाँ आए थे, उनका सिर्फ एक ही एम था कि किसी भी तरह से इंडिया को लूटा जाए, इतना भर भर के लूटा जाए, जितनी लुटाई कर सके, जितनी चीजें लूट सके, उस तरह से उन्होंने किया। और उस तरह से उन्होंने समय समय पर नए नए कानून लाए, नए नई चीजें लाई, जिसकी वजह से इंडिया को लूटा जा सके। जैसे सबसे मेन कमाई का उनका जरिया था वो था लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड रेवेन्यू सिस्टम आप समझ लीजिए कि इतना बड़ा कारण बना रिवॉल्ट का, क्योंकि ब्रिटेन और जो ब्रिटिश साम्राज्य था, या हम उसको ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम भी दे दें, उन्हें कोई दया मया किसी भी तरह की चिंता इंडियंस के लिए नहीं थी। उन्हें सिर्फ ये था कि इंडिया से जितना पैसा निकाला जा सके। लैंड रेवेन्यू सिस्टम में 3 सबसे इंपॉर्टेंट रेवेन्यू सिस्टम थे। सबसे पहला परमानेंट सिस्टम, दूसरा रजवाड़ी सिस्टम, तीसरा महलवाड़ी सिस्टम। ये 3 रेवेन्यू सिस्टम ऐसे सिस्टम बने जिन्होंने इंडियंस पीजेंट्स, जो कि हमारा किसान था उस समय का, उसको इस तरह से लूटा कि वो अपने घुटनों पे आ गए। आप सभी ने जाना ही होगा कि इंडिया एक सोने की चिड़िया है, और सोने की चिड़िया थी भी, और धीरे धीरे वापिस हम उस सोने चिड़िया बनने की तरफ बढ़ रहे, जिस तरह से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। उस समय जो सोने की चिड़िया थी वो इतनी ज्यादा, आप कह सकते हो हमारे इंडिया इतना रिच हुआ करता था कि हम नेट एक्सपोर्टर थे। मतलब हम यहाँ से जितनी भी चीजें थी उसको निर्यात करते थे, यहाँ से बाहर की तरफ बेचते थे। बट ब्रिटेन ने हमें कुछ समय बाद नेक्स्ट इंपोर्टर बना दिया कि हम मैक्सिमम चीजें बाहर से लेने लगे। उसमें सबसे बड़ा हाथ इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम का भी था, क्योंकि इतना ज्यादा टैक्स लेते थे ब्रिटिश, इतना ज्यादा कि बेचारा किसान खाएगा क्या, कमाएगा क्या। 50% टैक्सेस लिए गए। अब आप सोचिए कि आप 100 रुपए कमा रहे हैं, उसमें से 50 रुपए आपका टैक्स लिया जा रहा है, आप खाएंगे क्या? और कई बार फसलें नुकसान हो जाती थी, फसलें खराब हो जाती थी, उसके बाद उनसे टैक्स लिया जाता था। तो बेचारा किसान खाए क्या, कमाए क्या? तो सबसे बड़ा जो कारण था वो लैंड रेवेन्यू सिस्टम। दूसरा, जो भी छोटे कारीगर थे, स्मॉल आर्टिजन्स थे, उनकी जॉब चली गई। क्यों?
जैसे आपने सुना होगा कि जब पुराने जमाने के राजा महाराजा थे, उनके यहाँ कई आर्टिजन रहते हैं, चाहे वो सिंगर हो गए, चाहे वो कोई और काम करने वाले हो गए, जैसे तानसेन हो गए। तानसेन अकबर के टाइम पर उनके दौलतों में थे। तो इस तरह से बहुत सारे राजा महाराजा उस टाइम जो छोटे मोटे आर्टिजन थे, उनको अपने कोर्ट में जगह देते थे, उनको पैट्रोनेज प्रोवाइड करते थे। और वही पैट्रोनेज वो आगे करते थे, वो बढ़ाते थे, उनका इकोनॉमिक कंडीशन वही सुधारते थे। वही पैट्रोनेज की वजह से आर्टिजन्स आगे बढ़े और उनको काम को सराहना मिली। लेकिन जब ब्रिटिश आए, ब्रिटिश ने जितने राजा महाराजा उनको हटा दिया गया, है ना, क्योंकि ब्रिटिश ने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज जो हम आगे देखेंगे। उन पॉलिसीज की वजह से जो ब्रिटिश थे, उन्होंने इन आर्टिजन का जॉब खा गया। देख सकते हो बाहर कितनी जोर से बारिश हो रही है, कि बिजली बहुत तेज कड़क रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, टैरिफ। अब हुआ क्या कि जब हम इंडियन सामान बनाते थे, एक टाइम पे वो इंडियन सामान की बाहर यूरोप और अदर कंट्रीज में बहुत ज्यादा डिमांड्स थी। आप ये समझिए कि यहाँ से कोई इंसान अगर कोई चीज 2 रुपए में खरीदता, तो बाहर जाकर 20 से 25-30 रुपए बेच रहा है, वहां से बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। और उस सामान की इतनी डिमांड थी कि लोग वहां पे एक्स्ट्रा पैसा दे के भी वो सामान खरीद रहे थे। बट आपको एक रेवोल्यूशन के बारे में पता होगा, इसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ब्रिटेन जो है वो सारी चीजें सस्ते बनाना, मैन्युफैक्चरिंग करने शुरू कर दी थी उसने। और जब उसने सस्ते बनाना शुरू कर दिया था, तो वो क्या करता क्या था, सारा सामान लाके इंडिया में डंप करता था। और डंप कैसे करता था, इंडिया में किसी भी प्रकार का टैक्स उस सामान पर नहीं लगता था। और जब उस सामान पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो आपको ये पता है कि इंडियन मार्केट में वो सामान बहुत सस्ता बिकेगा। और जिस तरह से अगर कोई इंडियन सामान कोई यूरोप भेजना हो या कहीं और भेजना हो, तो उस पर हाई टैरिफ लगे रहते थे। हाई टैरिफ की वजह से सामान बहुत महंगा होने लगा, बहुत ज्यादा महंगा होने लगा। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से ब्रिटेन में काफी नई नई तकनीकें, आधुनिक चीजें, नई नई मशीन्स आ चुकी थी। उन मशीन्स की वजह से मास प्रोडक्शन होता था, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता था। और उस ज्यादा प्रोडक्शन की वजह से जो चीजें इंडिया में हैंडमेड बनती थी या फिर उनका प्रोडक्शन बहुत कम था, उनके कंपैरेटिवली उन सामान का रेट बहुत ज्यादा कम होता था। और जब वो सामान, वो चीजें, वो प्रोडक्ट इंडिया में आते थे, बिना टैक्स की वजह से उन प्रोडक्ट का रेट बहुत नीचे होता था। और जब वो इंडियन मार्केट में उतरते थे, तो इंडियन मार्केट में उनका कंपटीशन करने के लिए कोई भी कर ही नहीं पाता था बेसिकली। जिसकी वजह से जो उस टाइम के छोटे बिजनेसमैन थे, वो भी खत्म होने शुरू हो गए। तो ये सारी चीजें जो थी, ये कंडीशन बनी, इकोनॉमिक कंडीशन, जिसकी वजह से ऑलरेडी इंडिया का किसान, इंडिया के छोटे बिजनेसमैन, इंडिया के आर्टिजन्स, ये ऑलरेडी परेशान थे, गुस्से में थे। और बस वो एक मौका तलाश रहे थे, एक मौका, एक चिंगारी। हम आगे देखें वो चिंगारी ठीक है। उस चिंगारी की वजह से रिवॉल्ट इतना ज्यादा बड़ा बना। और सही मायने में बताऊं तो अगर उस समय हम सभी ने एक साथ मिलकर इस रिवॉल्ट को किया होता, या फिर इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया होता उस समय के लोगों ने, तो शायद उसी समय हम आजाद, शायद हम कह नहीं सकते एग्जैक्टली, क्योंकि हिस्ट्री में हम खाली फैक्ट्स जानते हैं, क्या पता और क्या हुआ हो। तो शायद हम उस टाइम ब्रिटेन को यहाँ आके भगा भी सकते थे, क्योंकि वो घुटनों पर आ ही चुके थे। अगला जो कारण है वो है पॉलिटिकल कारण। अब जब ब्रिटेन को हमारे ऊपर राज करना था, तो उन्होंने 2 चीजें लाई। एक था सब्सिडरी अलायंस, एक था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सबसे डेंजरस था ये, इसने मैक्सिमम राजाओं को, मैक्सिमम किंग को या मैक्सिमम सुल्तान को, जो भी बोल लो आप, ब्रिटेन के अंडर जमा कर लिया। क्यों? कारण ये था कि ब्रिटेन के पास आधुनिक हथियार थे और उनकी सेना बहुत डिसिप्लिन थी। जब इंडियन क्या बोलते हैं, इंडियन सेना जब उनके सामने लड़ती थी, तो डिसिप्लिन सेना के सामने इंडियन सेना जो जोश से लड़ती थी, वो भी हार जाती थी। तो सब्सिडरी अलायंस, इसका मतलब क्या है, मैं शॉर्ट में समझाता हूँ, क्योंकि हमें खाली कॉज जानने हैं। शॉर्ट में सब्सिडरी अलायंस का मतलब क्या, सब्सिडरी बनना। सब्सिडरी कैसे? ब्रिटेन बोलता कि सर आपको लड़ना है, लड़िए, जो लड़ना है जम के लड़िए, मारिए पीटिए, जो करना के लिए। लेकिन अगर हमें किसी और ने हायर कर लिया, हम किसी और घर से लड़े, तो आपको हरा देंगे, उससे बेटर आप हमें हायर कर लीजिए। मतलब ब्रिटेन बोलता था कि हमारी आर्मी, हमारी सेना आपके बाउंड्रीज पे रहेगी, आपके राज्य में रहेगी, लेकिन उस सेना का सारा खर्चा आप उठाओगे और हम उससे आपको सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे। और भी बहुत सारी कंडीशन थी, जैसे
ब्रिटेन का एक आदमी, इंग्लैंड का एक आदमी या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का एक आदमी उनके रॉयल कोर्ट में बैठेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा। उन्होंने कहा था साफ साफ इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन आप तो ब्रिटेन को जानते हो, वो बिना इंटरफेयर किए रह कैसे सकते हैं। ठीक है, अगला है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, डलहौजी नाम का एक गवर्नर जनरल आया जिसने इसको इंट्रोड्यूस किया। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब उस समय पे जो भी इंडियन राजा तो कोई भी लीगल हेयर नहीं हुआ। लीगल हेयर मतलब कि उसने पैदा नहीं किया होगा या फिर उसके थ्रू पैदा नहीं हुआ होगा। मतलब एडॉप्टेड चाइल्ड उसकी संपत्ति का वारिस नहीं हो सकता या फिर वो आगे राजा नहीं बन सकता। तो जो भी ऐसे किंग थे उनकी जो सारी चीजें थी वो ब्रिटेन कैप्चर कर लेगा। उसको कहा गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये दोनों एक पॉलिटिकल कारण बने बिकॉज जब राजा थे जिनके बच्चे नहीं थे, मतलब बच्चे इन द सेंस कि जिनके एडॉप्टेड चाइल्ड थे, अब वो राजा नहीं बन सकते तो कौन गुस्सा होगा? राजा। उन्हीं में से हमारी एक थी रानी लक्ष्मीबाई, जिनको हम झांसी की रानी भी कहते थे। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। उन्होंने खूब लड़ाई की। खूब मतलब आप समझ लीजिए कि एक उन्हीं में से जनरल थे आर्मी के, वो कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई सभी मर्दों में मर्द थी। अब इस तरह से बहादुरी से उन्होंने लड़ाई की। अगला जो कारण है वो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कारण। अब एडमिनिस्ट्रेटिव कारण क्या था? जो ब्रिटेन था या जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें बहुत ज्यादा करप्शन था, बहुत ज्यादा हाई लेवल ऑफ करप्शन। मतलब कि अगर एक सामान आपको यहां से वहां ले जाना हो तो उसके लिए उनको पैसे दो, कुछ भी हो तो उसके लिए उसको पैसे दो। मतलब आदमी कमाए क्या खाए क्या, इतना ज्यादा हाई लेवल ऑफ करप्शन था। दूसरा, ब्रिटिश एडमिन वॉज एलियन इन द आई ऑफ इंडियन मासेस। अब एलियन क्यों? जैसे सपोज कीजिए अभी तक कोई करता धरता था, जो आपका करता धरता था, जो सब चीजें कर रहा था आपके लिए, मनी रिलेटेड, इकोनॉमी रिलेटेड, सेफ्टी रिलेटेड चीजें आपके लिए कर रहा है, अचानक से वो बदल जाए, रातों रातों बदल जाए और बोले कि अभी हम करता रहता है। अब मेन चीज क्या, ना उनके फेस आपसे मिल रहे हैं, ना उनका रिलीजन मिल रहा है, ना उनकी लैंग्वेज मिल रही है। तो लोगों को क्या लगा कि ये तो हमारे जैसे है ही नहीं, दिख भी नहीं रहे हमारे जैसे, बात भी नहीं कर रहे हमारे जैसे। तो उन्हें लगा कि ये हम हो ही नहीं सकते। और बहुत दिन से हमारे मासेस, हमारी जनता ये वेट कर रही थी कि किस तरह से ब्रिटेन को खदेड़ा जाए, क्योंकि वो उनके लिए एलियन थे। एलियन मतलब जिन्हें वो जानते नहीं थे, जिनसे वो रूबरू नहीं थे, जिन्हें वो कभी देखे नहीं, मिले नहीं। अगला जो कारण है वो सोशल रिलीजियस कारण। ये आज भी आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में धर्म के नाम पे क्या कुछ नहीं हो जाता। किसी के धर्म को अगर आप छेड़ दें, मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, नॉर्मली बात कर रहा हूँ, किसी धर्म को आप छेड़ दें तो आज भी कोई नहीं छोड़ता। तो समझ कीजिए कि उस समय आज से 100 साल, 150 साल, 200 साल पहले की बात में कोई अगर किसी के धर्म को छेड़ देगा तो क्यों छोड़ेगा कोई उसे? तो हुआ क्या, और इसमें कुछ काम ब्रिटेन ने या फिर हम कहें ईस्ट इंडिया कंपनी ने अच्छे किए, बट उस टाइम का जो हमारा समाज था, जो सोसाइटी थी, उसके नजर में वो गलत था। उनकी नजर में ये था कि आप हमारे धर्म में इंटरफेयर मत कीजिए, हम संभाल लेंगे। जिसमें से सबसे बड़ा कारण था क्रिश्चियन मिशनरीज। अब क्रिश्चियन मिशनरीज ने क्या किया? अब ये आते थे, सपोज कीजिए, चलिए आपको कहानी सुना। सपोज कीजिए किसी घर में कोई बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है। अब मिशनरी आए, मिशनरी को बुलाया गया, वो आए, उन्होंने उसको कुछ दवाइयां दी। ध्यान दीजिएगा मेरी बात है, वो दवाइयां दी, मेडिसिन दी और वो ठीक हो गया। अब वो ठीक हो गया तो उसे लग रहा है कि वो ठीक उन दवाइयों की वजह से नहीं हुआ, बल्कि क्रिश्चियन मिशनरीज और जिस धर्म को फॉलो कर रहे हैं उसकी वजह से उसने अपना धर्म छोड़ दिया और अब वो क्रिश्चियनिटी को ज्वाइन हो गया। ऐसे कई सारे लोग, बट जब उन्हें बाद में समझ में आया, तो जब वो वापिस अपने धर्म में आना चाहे बहुत मुश्किल होती थी, समाज से बॉयकॉट हो जाते थे और रिलीजन के लिए काफी लड़ाइयां और एक ये भी कारण बना कि जबरदस्ती कन्वर्जन होता था, जबरदस्ती हिंदू मुस्लिम
और अदर रिलीजन को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया गया। इससे कोई भी जनता, कोई भी मासेस, कोई भी लोग खुश नहीं थे ब्रिटेन से। दूसरा, रिफॉर्म। अब जो उस टाइम का सबसे बड़ी जो कुरीति थी हमारे यहाँ, सती प्रथा। सती प्रथा मतलब कि अगर किसी का हस्बैंड मर जाए तो उसकी वाइफ को उसकी चिता पे जिंदा बैठना पड़ता था। और इसके सबसे बड़ा कर्ता धर्ता थे अबॉलिशन कराने में राजा राम मोहन रॉय जी थे। उन्होंने बहुत ज्यादा फोर्सफुली, या कहें कि ब्रिटेन की बहुत ज्यादा हेल्प लेके इस प्रथा को बैन कराया, और सही भी कराया, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय की जो भाभी जी थी वो भी इसी प्रथा के थ्रू चली गई थी, जिनसे उनको बहुत लगाव था। तब से उन्होंने डिसाइड किया कि किसी भी तरह से इस कुरीति को खत्म करना है। और ब्रिटेन कह सकते हैं, या फिर उस टाइम के जो हमारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे विलियम बेंटिक, उन्होंने एक्ट लागू किया जिसमें सती को बैन किया गया। बट सती को बैन करना सही था कि गलत था, ये डिपेंड करता है उस टाइम की मेंटेलिटी पे। जैसे जो समाज था उसके हिसाब से ये गलत था। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से कोई भी उनके धर्म में इंटरफेयर करे उनके लिए सही नहीं है। और अगर हम आज के समय के हिसाब से देखें तो ये जो सती प्रथा थी बहुत गलत थी, और ये हमेशा गलत रहेगी। कोई इसे सही नहीं कर सकता कि किसी महिला को उसके हस्बैंड के जाने के बाद जीने का अधिकार नहीं है, ये सबसे बड़ी गलत बात है। तो सती बैन है, बट उस तरह उस समय के समाज, उस समय के लोगों के द्वारा कहा गया कि ये सही बात नहीं थी, और उनके दिमाग में पहले से था कि भैया जब मौका मिलेगा इनको पीटा जाएगा, ब्रिटेन को पीटा जाएगा। अगला जो था विडो रीमैरिज एक्ट। अब विडो रीमैरिज एक्ट क्या था कि जो भी विधवा औरतें थी उनकी फिर से शादी कराया जाए, पुनर्विवाह कराया जाए। और इसमें भी एक महान व्यक्ति थे हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उनकी वजह से और उनके काफी मेहनत की वजह से यह आया। और ये भी आपको पता ही है कि विधवा की शादी उस समय, सोचिए आज के टाइम पे ये हमारे लिए इतना बड़ा टैबू है, बहुत लोगों के, बहुत समाज में बहुत बड़ा टैबू है। तो आज से भी 200 साल पहले कितना बड़ा टैबू रहा होगा लोगों के लिए कि किसी विधवा की पुनः शादी कराई जाए। तो ये भी लोगों के हाथ में खटकने लगा कि ब्रिटेन कैसे हमारे रिलीजियस मैटर, कैसे हमारे सोशल रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर कर रहा है। और ये भी एक कारण जिसकी वजह से ब्रिटेन को यहाँ से खरीदना पड़ा या ब्रिटेन के अगेंस्ट में रिवॉल्ट हुआ। और सबसे बड़ी चीज जिसकी वजह से जो ब्रिटेन ने मार खाई, जो रिलीजियस फैक्टर बना, वो था टैक्स ऑन टेम्पल और मॉस्क। उन्होंने सबसे ज्यादा टैक्स लगाना शुरू कर दिया। उनको लगा कि देखो ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन जो भी है, ब्रिटिश लोग आए थे, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, उनका सिंपल मानना था कि भाई जितना हो सके, जहां से हो सके पैसा कमाया जाए, जितना भी कमाया जा सके, अनलिमिटेड काइंड ऑफ पैसा कमाना चाहते थे। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि सबसे ज्यादा पैसे उस टाइम पे थे कहां। आज भी आप देखो सबसे ज्यादा पैसे कहां हैं, कहां जाना चाहो, मंदिरों, है ना, टेम्पल्स में। तो उस टाइम पे उन्होंने क्या लगा कि जब टेम्पल में इतना पैसा आ रहा है तो कुछ पैसा उनको भी मिलना चाहिए। सोचो कितने कितने बड़े गधे लोग थे ये लोग कि जहां धर्म है वहां भी पैसा कमाना चाह रहे हैं। तो इन्होंने क्या सोचा कि टेम्पल पे टैक्स लगा दो, जितना ही मनी इनके पास आएगा उसमें से कुछ परसेंट हमारे हाथ में आ जाए। टेम्पल और मॉस्क पे टैक्स लगाना शुरू कर दिया इन्होंने। और एक एक्ट लाया उस टाइम पे, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट। अब होता क्या था, सपोज करो आपके पिताजी हैं, आप आज पिताजी से उठ के बोलो पिताजी मुझे अपना धर्म चेंज करना है। आप किसी धर्म के हो सकते हैं, मैं किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन की बात नहीं कर रहा। पिताजी से उठ के कहो कि पिताजी मुझे अपना धर्म चेंज करना है, आई जस्ट वांट टू चेंज माय रिलीजन, आई वांट टू कन्वर्ट इन अदर रिलीजन। पिताजी क्या कहेंगे, ठीक है कन्वर्ट हो जाओ, कोई बात नहीं, अब तुम्हारी प्रॉपर्टी में कोई 1% हमारा हक नहीं है, तुम्हें जो करना है वो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा ठीक है यार, कोई बात नहीं। पर उस टाइम क्या हुआ, बिकॉज क्रिश्चियन मिशनरीज इतने ज्यादा पीक पे थे, ज्यादा कन्वर्जन हो रहे थे, उन्होंने देखा कि ये कन्वर्जन में हिंड्रेंस बन रहा है, क्योंकि बच्चे को प्रॉपर्टी तो चाहिए ना यार, कुछ भी कर लो, बेचारा जिए कैसे बिना प्रॉपर्टी के। आज के टाइम में जी पा रहा, उस टाइम कैसे जीता। तो बच्चों को लगा भैया क्रिश्चियन मिशनरी लगा कि बहुत बड़ा हिंड्रेंस है, तो उन्होंने बोला ब्रिटिश गवर्नमेंट चलो भैया
एक और चेंजेस करना है, फटाक से कर दो, एक्ट ले आओ जिसमें ये हो कि भले कोई भी बच्चा, कोई भी यंग मैन अगर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होता है तो वो अपने फादर की प्रॉपर्टी बियर कर सकता है आफ्टर द कन्वर्जन, एंड नो वन विल स्टॉप हिम। कोई उसे रोक नहीं सकता, चाहे उसका पापा ही क्यों ना हो, बाप भी उसको रोक नहीं सकता। तो ये था आपका रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट। इसके तहत ये बोला गया, इस एक्ट के थ्रू ये बोला गया कि जो भी यंग वन अगर वो किसी और रिलीजन से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होता है तो वो आफ्टर कन्वर्जन अपने पापा या अपने क्या बोलते हैं डिसेंट की प्रॉपर्टी बियर कर सकता है और उसको कोई रोक नहीं सकता, लीगली लागू कर दिया ये। आप सोचिए इससे भी कितने लोग परेशान हुए हों, कितने लोगों को लगा होगा, क्योंकि उस टाइम बहुत ज्यादा मास कन्वर्जन हो रहा था, बहुत ज्यादा ह्यूज लेवल का कन्वर्जन चल रहा था क्रिश्चियनिटी का। अगला जो है ये इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड इवेंट्स। अब हुआ क्या, ब्रिटेन को लगने लगा कि भैया हम तो सुपीरियर हैं, हमें कौन हराएगा, और उन्होंने मैक्सिमम इंडियंस के आंखों में ये बोल भी दिया और बता भी दिया, प्रूव भी कर दिया कि भैया हम सुपीरियर है, कोई हमें हरा नहीं सकता, भगवान है, अल्लाह के बंदे हैं, भगवान के बंदे हैं, इसके बंदे हैं, उसके बंदे हैं, है ना, ऊपर से आए हैं हम, जो भी हैं हम इसके बंदे, कोई हमको हरा नहीं सकता, कोई छू नहीं सकता। और आप जो हो ब्लैक लोग हो, जो भी सावले लोग हो, काले काले से, और आप हमारे पे बैठे थे और हमको सुधारने के लिए भेजा गया आपको। अब हमारे लोग इतने भोले थे कि मान भी लेके आ रहे, गोरे गोरे हैं, हट्टे कट्टे, लंबे पहलवान जैसे लंबे चौड़े लोग, सही बोल रहे होंगे, कैसे हराए इनको लंबे चौड़े लोग। बट उस टाइम कुछ इंसिडेंट हुए जिससे हमारे लोगों को भी समझ में कि ना इनको भी हराया जा सकता है, ये कोई ऐसे इनविंसिबल नहीं है, इनको भी हराया जा सकता है। उसमें से दो सबसे बड़े इवेंट हुए। एक था लॉस ऑफ फर्स्ट अफगान वॉर। फर्स्ट अफगान वॉर को बहुत जोर से मार पड़ी, जबरदस्त मार पड़ी, इतनी जोर से मार पड़ी कि भाग के आना पड़ा, और गुस्से में बगल में आते हुए सिंध पे ही मारामारी कर दी इन्होंने। और दूसरा था क्रीमियन वॉर भी हार गए। ये दो इंसिडेंट का जो इतना ह्यूज इम्पैक्ट पड़ा। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको एक और चीज बोलना चाहता हूं कि उस समय क्या हुआ था, बहुत सारे जो इंडियंस थे, मिडिल क्लास इंडियंस, वो बाहर पढ़ने जा चुके थे, बाहर ये कंट्रीज, स्पेशली ब्रिटेन में। तो इन मिडिल क्लास इंडियन में हर चीज पढ़ रहे थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, लगभग हर चीज का ज्ञान लेने में सक्षम थे। और उस ज्ञान की वजह से, उस स्टडीज की वजह से उन्हें समझ में आया कि ना ब्रिटेन जो इंडिया में है और जो ब्रिटेन इंग्लैंड में है ना, जो ब्रिटिश लोग इंडिया में है और जो ब्रिटिश लोग इंग्लैंड में है, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पे कानून है, लॉ है, फंडामेंटल राइट्स है, ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं और ये इनविंसिबल नहीं है, हारते भी हैं। जब उन्होंने रीड किया अफगान वॉर के बारे में, क्रीमिया वॉर के बारे में, है ना, तब उन्हें समझ में कि ना इनविंसिबल, इनको हराया जा सकता है, अगर मिल के अगर लड़ा जाए तो इनको हराया जा सकता है। अगला जो कारण था वो था डिसकंटेंट अमंग सेपॉइटर्स। जो हमारे सोल्जर्स थे, जो हमारे आर्मी सोल्जर्स उस टाइम ब्रिटिश आर्मी में थे, उनके अंदर भी काफी डिसकंटेंट शुरू हो गया। अब जितने भी आर्मी में थे मैक्सिमम लोग अवध से बिलोंग करते थे। मैक्सिमम जो आर्मी ऑफिसर्स थे, या जो ऑफिसर्स तो नहीं कहेंगे, जो आर्मी सोल्जर्स थे, सिपॉइज थे, वो मैक्सिमम आपके अवध से बिलोंग करते थे। और आपको तो पता है अवध गंगा का प्लेन, गंगा यमुना बहती, और जब नदियां बह रही हैं तो वहां पे फार्मिंग बहुत पीक पे हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी सिपॉइज थे, तो बेसिकली थे तो फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे। पीजेंट्स होने के बाद जब वो जाके जंग लड़ रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि भैया तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, इतनी सारी टैक्स भर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हम एक तो इनके लिए लड़ भी रहे हैं और ये हमारे पे क्या टैक्स भी लगा रहे हैं, है ना, सब्सिडरी अलायंस कर रहे हैं, ये सारी चीजें। और क्या कहते हैं, इन्होंने हमारे रिलीजन पे भी हाथ पैर मारना शुरू कर दिया। तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बहुत जोर से गुस्सा आएगा। इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, इतना इनके लिए खून बहा रहे हैं, सबसे लड़ाई कर रहे हैं, और ये हम पे ही करे जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज थी कि जो यहाँ किसान था, तो सबसे पहले पीजेंट से यूनिफॉर्म था, सब किसान थे। तो जो भी यहाँ का सिपाही था सबसे पहले किसान था।
तो जब वो लड़ाई करके वो लड़के वापिस आता था अपने गांव अपने घर, वो देखता था कि उसके पेरेंट्स, उसके पिता, उसकी माता कितने परेशान हैं, वो तो फार्मर्स हैं, है ना। तो वो जब वो परेशान है तो उन्हें क्या लगेगा कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ ब्रिटेन आर्मी के लिए और ये हमारे फैमिली को परेशान कर रहा है, हमारे लोगों को परेशान कर रहा है। तो पहले से उसके जो गुस्सा भरा हुआ था, बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था। दूसरी चीज, एक आया जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 का। अब इसमें था क्या कि उस टाइम पे ऐसी मान्यता की थी कि अगर आप समुद्र को क्रॉस करोगे, इफ यू क्रॉस द ओशन, देन इट विल कंसिडर एज लॉस ऑफ कास्ट एंड आइडेंटिटी। मतलब अगर कि आप समुद्र क्रॉस करोगे तो ये ऐसा माना जाएगा ये लॉस ऑफ कास्ट है और आइडेंटिटी है। मतलब अपने कास्ट से भी आप निकल गए और आइडेंटिटी से भी निकल गए। और इनको जबरदस्ती भेजा जाता था फॉरेन लैंड पे लड़ने के लिए, क्योंकि ब्रिटेन वैसे ही आपको पता है कि ब्रिटेन था, उसको हर जगह पैसे चाहिए थे, तो वो हर जगह लड़ाई कर रहा था, पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं घूम के लड़ाई कर ही रहा था। तो उसको वर्कर्स चाहिए थे, उसको सोल्जर्स चाहिए थे। तो था कहाँ से रहा था, उस टाइम की पॉपुलेशन आपको पता है इंडिया की ज्यादा थी, तो वो कहाँ से ले रहा था, इंडिया की पॉपुलेशन ले जा रहा था। लेकिन सबसे दिक्कत क्या है उसमें, अब जा तो रहे हो, आप देखो आज भी किसी को अगर विदेश घूमने का मौका है तो खुश तो होगा यार, वो विदेश घूमने जा रहे हैं, समुद्र के उस पार जा रहा है, ये जा रहा है, जगह अलग देख रहा है, खूबसूरत जगह देख रहा है। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है, जो आदमी यहाँ से लेके जाया जा रहा है वो है सोल्जर। उसे अपनी धरती, अपनी माता पिता, अपने घर से बहुत प्यार है। तो अगर वो अपने घर से दूर जा रहा है उस समय और विदाउट पेइंग, क्योंकि फॉरेन अलाउंस उनको नहीं मिल रहा था, फॉरेन में काम करने का पैसा उनको नहीं मिल रहा था, उनको गुस्सा आएगा। और वो पहली बार तो जाना ही नहीं चाहते थे, बिकॉज उस टाइम माना था कि अगर आप ओशन या सी क्रॉस करते हो और कहीं और जाते हो तो अपने कास्ट से आप हाथ ऊपर देते हो, आपका कास्ट वहीं खत्म हो जाएगा। और उसी टाइम पे इन्होंने एक एक्ट लाया, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। इसमें था क्या, इसमें ये था कि सबको एक पेपर पे सिग्नेचर करवाएंगे और सबसे एक अल्टीमेटम साइन करवाएंगे। क्या साइन करवाएंगे कि जो भी ब्रिटेन आर्मी में है, जो भी ईस्ट इंडिया के आर्मी में है, उसे फॉरेन में भी सर्विस देनी ही पड़ेगी। इट मस्ट, उन्हें देनी ही पड़ेगी। सोच लीजिए ये गुस्सा, ठीक है, नो फॉरेन अलाउंस मिल रहा है। अब ये सारे रीजन कंबाइन हो रहे थे, डे बाय डे बढ़ रहे थे, लोगों का गुस्सा बढ़ रहा था, पीक पे पहुंच रहा था। लोगों को बस ये था कि किसी तरह इनको पीटा जाए, बट कुछ तो हो, कैसे पीटा जाए। अब इन सभी चीज को कंबाइन हो गया, सभी चीज को कंबाइन हो गया। एक और चीज है, बोन डस्ट इन फ्लोर। आटे में हड्डियों का चूड़ा मिलाया गया। और उस टाइम पे आई थी एनफील्ड राइफल। अब एनफील्ड राइफल में था कि जो कारतूस होता था, उसका कारतूस के आगे वाले हिस्सों को चबा के खोल के फिर उसका यूज किया जाता था। और जो आगे वाला हिस्सा होता था वो गाय और सूअर की चमड़ी से बना होता था, ऐसा माना गया, ऐसा सुना गया। और आपको ये तो पता है कि हिंदुइज्म में, हिंदू धर्म में गाय को पवित्र माना जाता है, उसी तरह से इस्लाम में पिग को, सूअर को एक टैबू माना जाता है। तो ये सबसे बड़ा आहत उनको तब पहुंचा जब एनफील्ड राइफल में ये दो चीजें मिली और उनके आटे में भी क्या मिलाया गया, बोन डस्ट मिलाया गया। इससे जो हमारे सोल्जर्स थे और आहत पहुंच गए उनको और गुस्सा आया। और दूसरी चीज, जो भी बड़े अफसर होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, जो भी बड़े अफसर होते थे कभी भी इतनी रिस्पेक्ट नहीं देते थे हमारे सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स को भी। और इतना ह्यूमिलिएशन झेलने के बाद मुझे नहीं लगता कोई आर्मी सोल्जर सह पाएगा। तो हुआ क्या, 10 मई 1857 में रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ मेरठ से। मेरठ वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रिवॉल्ट। यहीं से शुरू हुआ रिवॉल्ट ऑफ 1857। आज के लिए इतना ही। आगे की चीजें कल से शुरू करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।